नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में रिकॉर्ड तादाद में कौम परस्तों ने की शिरकत। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बदहाली का शिकार हैं लकड़ियों पर नक्शो निगारी करने वाले दस्तकार। और श्रीनगर में खास पेंटिंग एग्जीबिशन का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान में इस बार के इंतखाबात कई मायनों में खास साबित हो रहे हैं। शुरुआत से ही पूरे चुनावी कवायद के फिक्स होने और रिगिंग के इल्जाम ने जमहूरियत का दामन दागदार किया। चुनाव जीतने की इस्लामाबाद की बेशर्मी भी खुलकर नुमाया हुई। इस बार कौम परस्तों ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की। अभी तक बेशतर कौम परस्त इंतखाबात का खुलकर बाइकआउट करते आए थे, लेकिन अब की बार इन्होंने पैतरा बदलते हुए जमहूरी अमल का हिस्सा बनने की ठानी। उन्हें लगा कि अगर वो अपनी बात असेंबली के अंदर उठाएंगे तो शायद इस खित्ते में कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा हो सके। हाँ, ये बात अलग है कि इन कौम परस्तों की हार यकीनी बनाने के लिए ISI ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात तारीखी तौर पर याद रखे जाएंगे। कौम परस्तों की भरपूर शमूलियत, इस्लामाबाद की मुसलसल बढ़ती बेजा मुदाखलत और अव्वल दिन से ही रिगिंग के इल्जामात, लेकिन इनसे हिम्मत हारने की बजाय कौम परस्त पूरी मुस्तैदी से मैदान में डटे रहे। इन्हीं में से एक हैं आवामी एक्शन कमेटी के सरबराह मौलाना सुल्तान रईस, जो गिलगित के हल्का नंबर 1 से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अव्वल दिन से ही पाकिस्तान की गुलामी की मुखालिफत करने वाला ये रहनुमा बहुत मुद्दत से ISI की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। मौलाना सुल्तान को रास्ते से हटाने के लिए उनके खिलाफ झूठे केस बनाए गए और सलाखों के पीछे भी ढकेला गया, लेकिन फिर भी ये हथकंडे उनके जज्बे को तोड़ने में नाकामयाब रहे। इंसान गुलाम कब बनता है? गुलाम उस वक्त बनता है जब उसके पास आज़ादी के रास्ते ना हो। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं हो, ऑप्शन ना हो। इंसान के पास ऑप्शन मौजूद हो तो वो खुद से गुलामी की तरफ तो नहीं जाता है। हमारे लिए वफाकी हुकूमतों की जानिब से ऑप्शन नहीं रखे गए, तो जिसकी वजह से आज हमारी सियासी तरजीहात, आज हमारी मुआशी तरजीहात, आज हमारी मुआशरती तरजीहात, हर लिहाज इवन के मजहबी तरजीहात भी आज हमारी इस्लामाबाद से जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही, जिसकी वजह से हमारा टोटल फोकस, टोटल नजरिया हमारा इस्लामाबाद है। वहाँ से मजहबी हुक्मनामा क्या आता है, सियासी हुक्मनामा क्या आता है, माशी हुक्मनामा क्या आता है, हमने अपनी टोटल फोकस वहाँ जब की हुई है तो हम ज़ाहिर है ऑटोमेटिक गुलामी की तरफ जा रहे हैं। कौम परस्तों की इस जमात में एक और नाम है एडवोकेट एहसान अली का। जाने माने वकील और पाकिस्तान की पॉलिसियों की जमकर नुक्ताचीनी करने वाले एहसान अली 3 बार सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के सरबराह रह चुके हैं और इस बार उन्होंने इस्लामाबाद की मुखालिफत के लिए असेंबली में जाने का रास्ता चुना है। ये आला रहनुमाओं की तरह बड़ी सियासी रैलियां तो नहीं कर रहे, लेकिन छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं से ही इन्होंने पाकिस्तानी अहलकारों की रातों की नींद उड़ा रखी है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाए जाने से लेकर इस खित्ते की गुलामी तक वो हर बात मुखर होकर कहते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो अबूरी सूबे का ये जो इनका जो फार्मूला है वो गिलगित बल्तिस्तान के में जो तेजी से यहाँ पे वसाइल पे कब्जे हो रहे हैं, किसी तरह भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक की, उनके महरूमियों की, उनके जो वहाँ पे जो मुफादात है इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा यहाँ उन वहाँ के अवाम के मुफादात को खतरे में डाल दिया है। यहाँ जो कौमी जबर के खिलाफ एक यहाँ पे बेचैनी है अवाम के अंदर, खासतौर पर नौजवानों में, उसमें मजीद इजाफा होगा। जहाँ एक तरफ नए कौम परस्त चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं, तो वहीं पुराने लोग इस बार भी इंतखाबात में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि साबिक रुकन असेंबली नवाज खान नाजी, वो 2 बार गिजर से विधायक मुंतखब हो चुके हैं और तीसरी बार भी वहां से इंतखाबात में शिरकत कर रहे हैं। शुरू से ही फायर ब्रांड लीडर के तौर पर पहचाने जाने वाले नाजी के नाम से ही बड़े बड़े पाकिस्तानी अफसरान कांपने लगते हैं। सियासी जलसों में, असेंबली के भीतर
या किसी पब्लिक फोरम पर हर जगह वो आवामी मुद्दे उठाते रहे हैं, पाकिस्तान को आईना दिखाते आए हैं। सच को सच कहने की हिम्मत रखने वाले नाजी इस बार भी आवाम का नुमाइंदा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। लोग कहते थे आप अकेले क्या करेंगे, मैंने अकेला किया ना। अकेला ये किया कि गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली से यूनानिमस करारदाद पास हो रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए, तो मैंने मुखालिफत की और वो अक्सरियत में तब्दील हो गई। वो यूनानिमस करारदाद नहीं बन सकी और स्पीकर ने कहा जनाब वाज़े और भारी अक्सरियत में पास हुई। ये मैंने कहा ये लिखो कि 34 में से 33 मेंबरों ने माना है, सिर्फ नवाज नाजी ने नहीं माना है। ये लिखो, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई तो नहीं मान रहा है ना, कोई तो आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। कौम परस्तों की हर दिन बढ़ती फहरिस्त उनकी मकबूलियत का इशारा है। ये इशारा है इस बात का कि आवाम को इनकी बात पसंद आ रही है, उन्हें पता चल रहा है और उन्हें एहसास हो रहा है कि कैसे अब तक पाकिस्तान ने उन्हें लूटा खसोटा है। कौम परस्तों की इस जमात में एक नया चेहरा भी शामिल हुआ है और वो हैं फिदा हुसैन। गिलगित के हलका नंबर 2 आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे फिदा हुसैन किसी तरह के मोहताज नहीं हैं और आवामी एक्शन कमेटी के आला रहनुमा के तौर पर अपनी शिनाख्त मजबूत कर चुके हैं और इस बार वो इंतखाबी तकरीरों के जरिए बेखौफ होकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब उनको पता है, नगर से लेकर पकड़ से लेकर सारे पहाड़ लीज पे दिया, नाम लोगों पे दिया, हम उनको कटक करते हैं, मुजरिम के तक नामंजूर करते हैं। न पहाड़ किसी का बात दे सकता है, न रहने वाले को देंगे, नहीं देते। किसी की जरूरत है हमारे पहाड़ के ऊपर कब्जे करने को छुड़ाना, एक्शन कमेटी छुड़ाएगी। इनके अलावा भी बहुत से लीडरान ऐसे हैं जो एक तरफ पाकिस्तान से आज़ादी की ख्वाहिश दिल में रखते हैं तो वहीं दूसरी जानिब उसे चुनौती देने के लिए और अपनी बात मजबूती से रखने के लिए असेंबली में जाना चाहते हैं। ऐसे नाम बेशुमार हैं जो पाकिस्तान की नीतियों पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि जिला अस्तूर के हलका नंबर 14 से आज़ाद उम्मीदवार तारुफ अब्बास। इनका नाम भले ही बहुत चर्चा में न रहा हो, लेकिन कम वक्त में ही अपनी तकरीरों के जरिए इन्होंने पाकिस्तान परस्त उम्मीदवारों की नींद उड़ा रखी है। अगर ये सभी कौम परस्त इंतखाबात जीतने में कामयाब रहे तो यकीनन इस्लामाबाद की मुश्किलात में कई गुना का इजाफा देखने को मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का जायजा लेने के बाद अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर, जहां आवाम को तमाम तर सहूलियात मुहैया करवाने के लिहाज से इंतजामिया की जानिब से बेहतर निज़ाम पर खास तरजीह दी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सहूलत पहुँचाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मशीनों का इस्तेमाल चलन में लाया जा रहा है। ऐसा होने से फ़ायदा आखिरकार आवाम को ही होगा। तमाम सरकारी दफातर और अस्पतालों में भी इन तकनीक का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। ये तकनीक का ही कमाल है कि अब बेशतर दफातर में मैन्युअली नहीं बल्कि फिंगर सेंसर और फेस रिकॉग्निशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसमें उधमपुर का जिला अस्पताल भी शामिल है। ये है उधमपुर का जिला अस्पताल, जिसे गुज़िश्ता बरस मकामी अवाम की आला दर्जे की तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने, साफ सफाई और बेहतर रख रखाव के पैमानों पर खरा उतरने के सबब जम्मू कश्मीर के अव्वल अस्पताल का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा अस्पताल को मरकज की वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की जानिब से नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट भी मिला था। ये अस्पताल लॉकडाउन के बाद अनलॉक के दौरान भी लोगों को बेहतर इलाज और मुआलजा मुहैया करा रहा है। इस सम्त में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर एहलकारों की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए अस्पताल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस इस्तेमाल में लाई जा रही है। ये जदीद तरीन मशीन हर शख्स के चेहरे से उनकी हाजिरी दर्ज कर रही है।
ہمارے ایل جی صاحب نے ایک آرڈر نکالا تھا کہ ہمارے ایک فیشیل بائیومیٹری ہر جگہ فیشیل اٹینڈنس بائیومیٹری ہر جگہ لگے، تاکہ لوگوں کے یہ انشور ہو سکے کہ لوگ اپنے ڈیوٹی پہ آ رہے ہیں، اپنے ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، تاکہ ایک ریکارڈ، ایک اکاؤنٹیبلٹی بنے ہر چیز کے لیے. تو اس آرڈر کو لے کے ہم نے ایک یہاں پر ہمارے ایک ہاسپٹل نے ہم نے ایک بائیومیٹرک شروع کی ہے. تو اس میں ہم انشور کریں گے پنکچوئلٹی اور سنسیئرٹی جو ڈاکٹرز کی ہے، جو اسٹاف کی ہے، جو پیرامیڈیکل اسٹاف، جو سارے اسٹاف کی، وہ ہم پورا انٹیکٹ کر سکیں. اور ایک اچھا میسج بھی جائے گا سب کو کہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے باہر رہے اور ایبسینٹ رہے اپنی ڈیوٹی سے. لیفٹیننٹ گورنر کے ہر سرکاری ادارے میں بایو میٹرک اٹینڈنس سسٹم کے اعلان کے بعد اس طبی ادارے میں بھی اس مشین کو نصب کیا گیا. عوام کو بہتر خدمات دستیاب ہو سکے، اس کے لیے محض اداروں کو تیار کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے اسٹاف کی وقت کی پابندی بھی ضروری ہے. اس لیے یہاں بایو میٹرک مشین استعمال میں لائی جا رہی ہے. یہ فیشیل بایو میٹرک کورونا وبا کے دور میں ڈاکٹروں اور دیگر اسٹاف کی صحت کو محفوظ رکھنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ دوری برتتے ہوئے بھی اسٹاف اپنی حاضری درج کرا رہے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا ریگارڈنگ دا بایو میٹرک، وی ویلکم دس ڈیسیجن. اس سے کیا ہوا کہ ریگولرٹی ان اٹینڈنس، ڈاکٹر جیسے آپ ہاسپٹل کی بات کرتے ہو، یہ اس میں جو جتنا ہمارا پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، جو بھی کوئی اسٹاف ہے، ریگولرٹی آئے گی. ہر ایک کو ہمارے پیشنٹس جو سفر کر رہے تھے ڈیو ٹو کووڈ، کوئی پریشانی ہوتی تھی کہ ڈاکٹر نہیں پہنچتے تھے ٹائم سے، اس سے ایک ریگولرٹی آئے گی اور ہر ایک پیشنٹ کو سویدھا ملے گی. جموں کشمیر انتظامیہ عوام کو صحت مند بنانے کے یقین پر کھرا اترنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے. کورونا وبا کے سبب لاک ڈاؤن کے دوران ادھمپور کے ضلع اسپتال میں پی ایم کیئرس فنڈ سے 35 وینٹیلیٹرز مہیا کیے گئے. اس کے علاوہ مختلف قومی منصوبوں کے ذریعے بھی لوگوں کو تندرست رکھنے کی قواعد جاری ہے. جموں اور سری نگر میں بی پی ایل سے جڑے تقریباً 66,000 کنبوں کی بہبودی کے لیے راشٹریہ سواستھ بیمہ یوجنا کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر عمل میں لایا جا رہا ہے. جو بایو میٹرک کی وجہ سے ہمارے جو ڈاکٹروں کے لیے جو ایک نیا جو آرڈر نکالا ہے گورنر صاحب نے، تو یہ بہت ہی اچھا ہے. یہ ایک سرکار کا بہت ہی اچھا قدم ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بہت راحت ملے گی. ہمارے جو پیشنٹ ہیں، ہمارے جو دور دراز کے رہنے والے جو دور نہیں علاج کے لیے جا سکتے ہیں اسٹیٹ کے باہر، تو ان کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے. میں گورنر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جدیدیت کے اس دور میں آج جموں کشمیر انتظامیہ کی توجہ عوام کو صاف و شفاف نظام دینے کی جانب مرکوز ہے. اس کے لیے سرکاری کام کاج میں تکنیک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. گڈ گورننس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جوڑ کر سرکاری ورک کلچر کو رفتار دی جا رہی ہے. بڑی تعداد میں عوام کو حکومتی پالیسیوں کا فائدہ مل سکے، اس کے لیے لوگوں کو کمپیوٹرز، موبائلز اور انٹرنیٹ سے جوڑا جا رہا ہے. سرکاری اہلکاروں کو آئی ٹی سے جڑے کاموں میں ماہر بنایا جا رہا ہے. ان اقدامات سے ہر سرکاری محکموں میں بدعنوانی کی گنجائش کو ہی ختم کیا جا رہا ہے، تاکہ عوام کو تمام تر سہولیات صاف و شفاف طریقوں سے دستیاب کرائی جا سکے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. پروفیسر سجاد راجہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ نام نہاد آزاد کشمیر میں میرا گاؤں. تنقید کرتے ہوئے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ یہاں لوگ خود سڑکیں تیار کرتے ہیں، طبی ضرورت کے لیے نجی اسپتالوں میں جاتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جا کر ملازمت کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ان سب کو لے کر سوال اٹھاتے ہیں تو ہم پر انڈین ایجنٹس ہونے کا لیبل لگا دیا جاتا ہے.
सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के वजीर अमीन गंडापुर और पीपीपी चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो को जीबी छोड़ने का हुक्म दिया, जिसे मानने से दोनों ने इनकार कर दिया। ये दोनों ही जानते हैं कि यह हाई कोर्ट गैर आईनी इदारा है और इसमें अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाने की कुव्वत नहीं है। जमील लागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी रैलियों में पीपीपी, पीएमएलएन और इक्तदार जमात पीटीआई पर कारोबार करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि जम्मू में दरबार लग चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनकिदा जलसे के दौरान अफसरों को गुड गवर्नेंस लागू करने के लिए बेहतरीन तरीके से काम करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि कारोबार के लिहाज से जाफरान की पैदावार स्पेन, ईरान और भारत में खास तौर से वादी में होती है, जो सबसे बेहतरीन मानी जाती है। कश्मीरी जाफरान को हिफ्जान सेहत, कॉस्मेटिक्स और रिवायती कश्मीरी पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है। नूरी बदात ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के माहौलियात को बचाने की सिमत में तश्कील किए गए बोर्ड में लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयरमैन होंगे। इस बोर्ड में 9 मेंबर्स कंजर्वेशनिस्ट, इकोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इसके अलावा 3 नुमाइंदे वाइल्ड लाइफ से जुड़ी NGO से ताल्लुक रखते हैं। दस्तकारी, नक्काशी और हुनर जो कभी दौलत और शोहरत दोनों फराहम कराती थी, आज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कारीगरों के लिए गरीबी का सबब बनती जा रही है। जिन्होंने कभी अपने हुनरमंद हाथों के जादू का लोहा मनवाया था, आज उनकी शिनाख्त और उनका फन दोनों ही महदूद होते जा रहे हैं। बदलते हालात और हुकूमत की बेरुखी के बाइस दस्तकारी और लकड़ियों पर बारीक कारीगरी का काम बदहाली के दहाने पर पहुंच गया है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मुजफ्फराबाद में अखरोट की लकड़ियों से बने फर्नीचर की मांग सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में थी और इन लोगों की आमदनी भी काफी बढ़िया थी। लेकिन आज ये तस्वीर पूरी तरह बदरंग हो चुकी है और लकड़ियों पर नक्शो निगार करने वाले दस्तकार आज थोड़े से पैसों के लिए भी मोहताज बने हुए हैं। अखरोट की नरम और पायदार लकड़ियों पर अपने ख्यालों को शक्ल देते पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के ये कारीगर अब उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। दस्तकारी पेशे से जुड़े लोग बीते कुछ बरसों से बदहाली के शिकार होते जा रहे हैं। बेहतर बाजार नहीं मिल पाने की वजह से इनकी मशनूआत को खून लगता जा रहा है। इन हुनरमंदों के पास कोई मुतबादिल भी नहीं है कि ये कोई दूसरा काम कर सके। कई दिनों की मेहनत के बावजूद इनकी इतनी भी कमाई नहीं हो रही है कि ये अपना और अपने अहले खाना का पेट भर सके। तकरीबन 50-60 साल से तकरीबन काम कर रहे हैं, बचपन से ही। और आगे जो है ना, कोई इसको तरक्की देने वाला नहीं है, ना काम को बढ़ाने वाला, क्योंकि कोई सिखलाई नया करता नहीं है, कोई सहूलतें हैं नहीं है। इन दस्तकारों के हाथों में वो हुनर है जो बेजान लकड़ियों में जान फूंक देता है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इनका कारोबार दम तोड़ता जा रहा है, जिसमें जान फूंकने वाला कोई नहीं है। ना तो हुकूमत महदूद होते इस मुस्बत कारोबार को बचाने के लिए कुछ कदम उठा रही है और ना ही इन हुनरमंद लोगों के पास इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई और जरिया बचा है। पुश्त दर पुश्त चलने वाले इस कारोबार से लोग मुंह मोड़ते जा रहे हैं। पहले इस हुनर को सीखने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से लोग यहाँ आया करते थे, लेकिन कारोबार की बदहाली के बाइस यहाँ की नई नस्ल भी इस हुनर को सीखने से कतरा रही है। मेहनत बहुत ज्यादा, मेहनत होने की वजह तो नाली इसका एक तो कीमत भी सही नहीं मिल रही, उस तो बाद कारीगर कोई ऐसा मुफाज नहीं हो रहा, जिस वजह तो दोबारा लोग काम नहीं सीख रहे। इस काम में तो बहुत अच्छी मेहनत है और इस हवाले से हमें उजरत मिलती नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की मशहूर दस्तकारी आने वाले कुछ बरसों में पूरी तरह खत्म हो जाएगी? वाकई अगर इस तरह लोग इस कदीम पेशे से मुंह मोड़ते रहे तो फिर खित्ते से इस कदीम और रिवायती काम का नामो निशान मिट जाएगा। कारीगरों को कड़ी मेहनत के बाद भी
तंगहाली का सामना करना पड़े तो भला कौन करेगा ऐसे खसारे का सौदा। अपने इस कदीमी विरसे और हुनर को बचाने के लिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कारीगर कई बार हुकूमत से भी फरियाद कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने इस रिवायती सन्नत को तबाह बर्बाद होने से बचाने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी। हुनरमंदों की तादाद कुछ थोड़ी बहुत कम हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट इसके कोई साथ नहीं दे रही, तो ये हम ज़ाती तौर पे जो इसको सिखा रहे हैं तो उसमें क्योंकि उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते, क्योंकि सीखने के दौरान हम कोई पैसा उन्हें नहीं देते, तो आज तो लोग चाहते हैं कि एकदम पैसा आए, इसलिए बहुत कम लोग सीख रहे हैं इसको। आज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कारीगरों का हुनर दम तोड़ता जा रहा है। जो छोटी मोटी दीगर सन्नत हैं भी, उन पर भी ताला लग चुका है, लेकिन इसके बरअक्स दहशतगर्दी की फसल लहलहा रही है। ये कैसा निजाम है कि दहशतगर्दों को तो पूरी मदद दी जाती है, लेकिन कदीम और रिवायती सन्नत को तबाही से बचाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाते। दहशतगर्दों के लिए बाकायदा तरबियती कैंप लगाए गए हैं, जहां इंसानियत के दुश्मनों को जदीद हथियार चलाने से लेकर हर वो चीज सिखाई जाती है जो तबाही और मातम का सबब बनती है। लेकिन दिल को जीत लेने वाले हुनर और फन के कारीगरों की दुकानों में ताले लगते जा रहे हैं। इन सन्नतों से वाबस्ता हजारों लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये अपने पेट पर ताला कैसे लगाएं। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में लकड़ियों पर नक्शो निगार करने वाले दस्तकारों की बदहाली देखने के बाद अब एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ कुदरती खूबसूरती के अलावा फन मुसव्विरी भी देखने वालों को बरबस अपनी तरफ खींच लेती है। वक्त के साथ इस विरासत में नौजवान भी अपना अहम किरदार अदा करते आए हैं और नए नए तरीके कार अपना रहे हैं। नौजवानों को जम्मू कश्मीर की फनो सकाफत आगे बढ़ाने के लिए इंतजामिया की जानिब से हिम्मत अफजाई की जाती है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जाता है। हालिया रोज श्रीनगर में ऐसा ही एक एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। पेश है हमारी रिपोर्ट। मुख्तलिफ कैनवस पर अलग अलग रंगों की तस्वीर से सजी नुमाइश वादी के नौजवान मुसव्विरों के जज्बात को बयान करती है, जिसे महकमा सयाहत की जानिब से श्रीनगर के नगीन क्लब में मुनक्किद किया गया। 2 रोजा चले हारूद नामी प्रोग्राम में वादी के अलग अलग हिस्सों से आए फनकारों ने शिरकत की। इसके अलावा पेंटिंग को जानने समझने वाले माहिरीन और आर्ट लवर्स ने भी शिरकत की। इसका मकसद लॉकडाउन के सबब आए गैप के बाद वादी में एक बार फिर से मुसव्विरी जैसी सकाफती सरगर्मियों को बहाल करना था। वादी के तमाम तर मकामी नौजवानों को अपने हुनर का मुजाहरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था। अब कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है हमें, तो कहीं हालात भी ठीक हो रहे हैं, तो हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं आर्ट एग्जीबिशन टाइप, जहाँ पे हम जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे जो आर्टिस्ट है यंग, जिनको मौका नहीं मिलता है अपना आर्ट एग्जिबिट करने का, हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जहाँ पे हम लोग वो लोग अपना आर्ट जो है वो उसको लोगों के साथ शेयर कर सके। और जो एक आर्ट कम्युनिटी है कश्मीर की, क्योंकि बाकी हर स्टेट में हम देखते हैं कि जहाँ भी मैं गया, जो वहाँ के आर्टिस्ट होते हैं वहाँ अक्सर ऐसे एग्जीबिशन होते रहते हैं, गवर्नमेंट की लेवल पे भी, प्राइवेट लेवल पे भी, एसोसिएशंस के टाइप से भी। तो हमने ऐसे ही सोचा कि हम लोग ये एक इवेंट करते हैं ऐसे। हर मुसव्विर की अपनी अलग सोच होती है, उसका अपना अलग स्टाइल होता है, उसके आर्ट वर्क में आसपास के माहौल का भी गहरा असर होता है जो उसे दूसरे फनकारों से मुनफरिद बनाता है। मुसव्विरी की इस नुमाइश में लोगों को वादी के उभरते आर्टिस्टों के आर्ट वर्क को बारीक बीनी से समझने का मौका फराहम हुआ। यही वजह रही कि फन मुसव्विरी की इस नुमाइश को कद्रदानों की जानिब से खूब पजीराई हासिल हुई,
जिसे देखकर माहिरीन ने उभरते आर्टिस्टों की हौसला अफजाई की। यहाँ शायकीन की तवज्जो राग़िब करने के लिए पेंटिंग्स के अलावा फोटोग्राफी और खत्ताती के फनपारे भी रखे गए। खरुद का जो एग्जिबिशन किया यहाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे बच्चों का काम देखा, बहुत ही खूबसूरत काम, बहुत ही खूबसूरत काम। सब बच्चों ने अपने हिसाब से किया है, हर बच्चे के अपना टैलेंट है, अपने तरीके से एक्सप्रेस अपने आप को किया। और मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पूरे कश्मीर से आए हैं और इन्होंने अपनी स्मेल जो इसमें आती है, हर एक पेंटिंग में, हर एक ग्रुप में या हर एक इस बच्चे के आर्ट में उसकी एक अपनी खुशबू है, यहाँ से आए हैं। तो मैं दुआ करता हूँ ये हमेशा ऐसे करते रहें। जम्मू कश्मीर के कदीम सकाफती विरसे की तशहीर और इशाअत के लिए ऐसे ही मुसव्विरी और फन सकाफत से मुतालिक सरगर्मियाँ चलती रहनी चाहिए, जिसके जरिए उभरते हुए फनकारों को अपने हुनर का मुजाहरा करने का मौका मिलता है। काबिल गौर है कि कोरोना वबा के सबब वादी समेत जम्मू कश्मीर में अवाम अपने अपने घरों में रह गए थे। तवील अरसे तक चले लॉकडाउन में लोगों का दिलो दिमाग तंदुरुस्त रखने की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसे में मुसव्विरी की ये नुमाइश लोगों को राहत देने में काफी मददगार साबित होगी। बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपना डिस्प्ले किया हुआ है वर्क, इससे हमें भी समझ आता है कि कितना काम हो रहा है, कितना वैली में प्रोग्रेस हो रही है, कितने कितने आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं पेंटिंग्स, जैसे आप देख रहे हैं। आपने क्या क्या डिस्प्ले किया? मेरी पेंटिंग्स लगी हुई है यहाँ पे। मैंने अपनी 7 पेंटिंग्स डिस्प्ले की हुई है, मोस्टली एक्रेलिक वर्क में यूज़ करती हूँ और लगी हुई है यहाँ पे। ऑटम के रिलेटेड है, लाइफ के रिलेटेड है, चेंजेस के रिलेटेड है। मुआशरे में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात को जाहिर करने की समत में पेंटिंग ऐसा जरिया है जो देखने वालों के जहन तक बराह रास्त पैगाम पहुँचा देता है, जिसमें वादी के उभरते मुसव्विर पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं। उनकी जानिब से बनाई गई पेंटिंग्स आसपास की खूबसूरती को बयान करती हैं। लॉकडाउन के तवील अरसे के बाद मुकामी नौजवान फनकार इंतजामिया के इस इक़दाम से बेहद खुश हैं और मुस्तक़बिल में भी ऐसे सकाफती प्रोग्रामों का एहतमाम किए जाने को लेकर पुरुम्मीद हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं।